चैप्टर 82। शौर्य का मुंबई जेल का जेलर था, तो जाहिर है उसके हाथ में पावर थी। वो आसानी से जेल में कैदियों को जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था उनको गायब कर दिया करता था। मरे हुए लोगों की लाशों को विहान की लब में लाया जाता ताकि उनके ऊपर पार्टली ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जा सके, और जो जिंदा है उनके साथ ये लोग अपनी शारीरिक भूख मिटा सके। सच में ये दोनों आदमी इंसान कहलाने लायक नहीं थे। बिहानी सिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी और जिज्ञासा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बहुत एक्साइटेड लग हो, ये जानने के लिए कि तुम फ्यूचर में किसके साथ काम करने वाली हो। तभी सिया को एहसास हुआ उसने कुछ गलत पूछ लिया है, तो उसने सिचुएशन संभालने के लिए कहा, जाहिर है मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पहले भी जेल जा चुकी हूँ और मैं वापस जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि यह जो तुम्हारा सारा सेटअप है वह सेफ है भी या नहीं। सिया के शब्दों को सुनकर विहान की चिंता कुछ काम हो गई। उसने एक पल सोचा और कहा, मैं तुम्हें अपने साथियों की आइडेंटिटी नहीं बता सकता, लेकिन निश्चिंत रहो यहाँ सब सेफ है। जब हम अंदर आए थे तब तुमने सिक्योरिटी चेक पॉइंट देखा था ना, वह बहुत सख्त है, कोई भी कुछ लीक नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी इस जगह को ढूंढ नहीं सकता, और अगर ढूंढ भी लिया तो यहाँ एक सेल्फ डिस्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी नहीं है। विहान कॉन्फिडेंट था। यह देख सिया का दिल बैठ गया। उसे नहीं लगा था कि विहान इतना स्ट्रांग है, उसे इतना सपोर्ट है कि उसे किसी भी चीज को परवाह नहीं है। शौर्य और विहान दोनों की पावर सिया की समझ से परे थी। सिया की खामोश जी देखकर विहान ने उसे समझाया, देखो सिया, ज्यादा मत सोचो और इस चीज को मेरे लिए छोड़ दो। तुम बस अपनी रिसर्च पर ध्यान दो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें साफे रखूंगा। क्या कहती हो, मेरे साथ काम करोगी? सिया ने उसे सीधे कली जवाब नहीं दिया और पूछा, ये रिसर्च का मैंने टॉपिक क्या है? अगर मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ तो क्या मैं अपने मन का रिसर्च कर सकती हूँ, या मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग ही रिसर्च करनी होगी? इसकी फिक्र तुम मत करो, अभी के लिए तुम अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हो। अभी के लिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। तुमने एक नई दिशा लॉन्च की, अभी जो दवा तुमने भी डेवलप की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है तुम और भी ऐसी ही दवा डेवलप कर सकती हो, और पैसे की तुम फिक्र मत करना, भरपूर मिलेगा, जितना तुम चाहो। विहान ने कहा, और मेरे कॉलेज का क्या, मुझे हर समय यही रहना होगा? सिया ने चारों ओर देखते हुए पूछा, नहीं, तुम चाहो तो अभी अपने पुराने लबवास जा सकती हो। मैं वहीं तुम्हें जितने में इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी वहीं अवेलेबल करवा दूंगा। तुम बस अपना फोकस अपने काम पर रखी, बाकी सब मैं संभल लूंगा। विहान ने उसके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ताकि अब सिया के पास ना करने का कोई ऑप्शन न रहे। जिस और सिया ने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया, बाकी ये है बता दिया, ठीक है मैं सोचूंगी, जिससे विहान उसके रिप्लाई से खुश नहीं हुआ और पूछा, क्या और भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे चाहती हो? जिस और सिया ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे असल में रिसर्च करना पसंद नहीं है, मुझे लाइफ में नहीं करना है कुछ रोमांचक। मैंने ये रिसर्च इसलिए की क्योंकि मुझे उन एक्सपर्ट के थॉट्स को चलेंगे करना बहुत पसंद था, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इसमें से खत्म हो गया। ये सुनकर विहान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो सिया ने जल्दी से कहा, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। सिया ने ये कहते हुए उसे दूरी बनाते हुए दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। अब तो उसे कमरे में और ज्यादा देर नहीं रह सकती थी। उसे का पेस्टिसाइड की स्मेल में घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची तभी बहन ने कहा, मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीज हैं जिससे तुम फन कर सकती हो। ये कहते हुए उसने सिया को एक विशेष प्रकार का हंटर दिखाया और कहा, तुम चाहो तो इसे मिस्टर शेखावत पर इस्तेमाल कर सकती हो। सिया नहीं अपनी घृणा दबा ली और अपने हाथ में पकड़ा चाबुक को देखने लगी, और एक बनावटी मुस्कान के साथ अचानक से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा है जो लोगों को ओबीडियंट बनाती हो? विहान की भौहें चढ़ गई। क्यों, क्या मिस्टर शेखावत तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे? अरे नहीं, उनकी फिक्र तुम मत करो, सिया ने उसे फिर से टालते हुए कहा। फिर एक पल सोने के बाद बहन ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर सिया ने अपनी पलकें झुका ली और ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत दुखी है।
हालांकि बिहान अभी अलर्ट था। वह किसी जाल में फंसा नहीं चाहता था, जिस कारण उसने बातचीत बंद कर दी और उसके साथ बाहर निकल आया। वहीं ऋषभ राघव को शौकंग नजरों से देख रहा था और अचानक से पूछ बैठा, क्या सचमुच वह उसे हंटर का उसे तुम्हारे ऊपर करेगी? इसका रात अपनी कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली पर अंगूठी जैसी कोई चीज कमाई और काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उसने कहा, बकवास बंद करो और मुझे उस समय याद दिलाना कि इसकी आंखें अलग निकालनी है। विहान जिस तरह सिया को देख रहा था उसके बारे में सोचती उसकी माँ में इच्छा हुई कि वह बहन की आंखें उसी समय निकाल दे। ऋषभ शौक रह गया। वो आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राघव के करीबी लोग अच्छे से जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है और रेशम जो उसे इतने लंबे समय से जानता था उसने पहले कभी राघव को इतनी गुस्से में नहीं देखा था। वो मन हेमंत विहान के लिए प्रे करने लगा। लेबोरेटरी से बाहर निकलते ही विहान ने कहा, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूर। तुम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात कर सकती हो। सिया ने कहा। तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी ओर से राघव की आवाज आई, जिसने उसके धड़कते दिल को तुरंत शांत कर दिया। इतनी देर से तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है था? मैं फोन करने की कब से कोशिश कर रहा था। जिस पर सिया ने कहा, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं भी अभी यहाँ आया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से लेकर चलूं? सिया ने कहा। कुछ देर बाद बिहान ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रोक दी। जल्दी से कार से बाहर निकली, लेकिन उसने पीछे से विहान को कहते हुए सुना, सिया मैं तुम्हारे जब आपका इंतजार करूंगा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कर का दरवाजा धक्का देकर खुला और बाहर निकल गई। तभी बहन ने उसे दूसरी कर की ओर जाते हुए देखा, जिसे राघव बाहर निकल रहा था और सिया से कुछ कह रहा था। यह देख बिहार ने अपने हाथ की मुट्ठी तस्लीम और राघव को घूर कर देखने लगा। कुछ तो ये सोचने के बाद उसने एक नंबर डायल किया और कहा, मुझे जानना है राघव शेखावत कौन है। मैं उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि अगर उसके साथ कोई खेल तो क्या होगा। बिहार ने फोन काटने से पहले कुछ और भी कहा। दूसरी तरफ शौर्य था, जो कॉल खत्म होने के बाद हंसने लगा और खुद से ही बोला, राघव के साथ खेल सच में इंटरेस्टिंग है। तभी किसी ने उसके आस एक पार्सल भेजा। शौर्य ने उसे खोला तो उसमें कुछ तस्वीरें थी। जिम सिया राघव के गले मिल रही थी। उन तस्वीरों को देखकर शौर्य की आंखें ठंडी पड़ गई और उसे तस्वीरों को समेटकर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने फोन किया, हेलो मैं बोल रहा हूँ, हाँ समय आने पर काव्या को मेरे घर भेज देना। दूसरी ओर सिया, जो अब राघव की कर के अंदर थी, वह पूरी तरीके से शांत हो गई। तभी उसे अपने कपड़ों पर लगी पसीने का एहसास हुआ। वह बोलते ही पाली थी कि राघव उसके ऊपर झुक गया और उसे पैशनेट होकर रोक किस करने लगा। सिया को कोई शौक नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका था। राघव ने अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद ही उसे छोड़ा। फिर उसने कुछ टिश्यू निकले और उसके हाथों को साफ करना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार राघव ने कई बार उसे साफ किया, जिसे देख सिया शॉक हो गई और बोली, राघव ये तुम क्या कर रहे हो? रागिनी उसे शांति से देखा और कहा, उसे बदमाश ने तुम्हें छूने की कोशिश की थी। राघव के शब्द और उसकी आंखों में उसकी क्रूएलिटी को देखकर सिया अपनी जगह जम गई। राघव प्लीज, खुद को और ना रोक सकी और चिल्लाने लगी। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और हाथ में पड़ा हुआ टिश्यू फेंक दिया और सिया के सूजे हुए होठों की ओर झुक गया। सिया के होठों में दर्द हो रहा था, वह सुन पड़ गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राघव की तरफ देखने लगी, जो अभी भी जुनून नहीं ढंग से उसके हाथ रगड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सियाना उसे खुद से दूर किया और टॉपिक बदलते हुए पूछा, क्या तुमने लोकेशन ट्रैक पाए? क्या तुम रिकॉर्ड कर पाए? तब जाकर राघव ने उसे बताया, तुम्हारे हवा देखकर मैं समझ गया था कि तुम बहुत डरी हुई थी। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी इयररिंग्स के कारण तुम पकड़ी न जाओ, इसलिए मैं हमारे हमेशा से तुम्हारे आसपास ही था। फ्लैशबैक सिक्योरिटी चेकपॉइंट के दौरान ऋषभ ने सभी ट्रैकिंग बंद कर दी थी, जिससे वह इयररिंग्स सिर्फ साधारण इयररिंग्स बन गई थी। राघव ने आगे कहा, दरअसल यह इयररिंग्स मेरे दोस्त ने बनाई थी, तुम इसे कहीं और से नहीं खरीद सकती। यह कोई नॉर्मल इयररिंग नहीं है, नहीं कोई इसका पता लगा सकता है। ये डिवाइस दरअसल सिक्योरिटी
डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, आम लोग इसे नहीं खरीद सकते। तो क्या अब हम विहान के खिलाफ केस कर सकते हैं? सिया ने पूछा। मुझे लगता है अभी हमारे पास सबूत की कमी है और उसे अगर कुछ भी पता चला तो वहाँ खुद पर खुद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब इन सबूतों का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस पर राघव ने उसे शांत करते हुए कहा, अभी से भूल जाओ और थोड़ा आराम कर लो। कि सचमुच थक चुकी थी, बातचीत ने उसे पूरी तरह परेशान कर दिया था और आराम करने के बाद भी उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसे सबने उसे झकझोर कर रख दिया था। हालांकि उसे ह्यूमन टेस्टिंग को अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी वह केवल उन्हें इमेजिन ही कर सकती थी। विहान की नज़र में उन लोगों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं था जो वीडियो में शौर्य ने उसे दिखाए थे। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह सीधी बैठ गई और बोली, वेदी, मतलब विहान के रूम में सीसीटीवी कैमरा है। अगर हम उन्हें ढूंढकर हैक कर सके तो हमें उसके क्राइम्स के अगेंस्ट और सबूत मिल जाएंगे। उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था, लेकिन आप यह उसके दिमाग में आया है तो वो जरूर कुछ न कुछ करेगी। पर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, उसके कमरे में कैमरा वो खुद क्यों ही लगाएगा। इस बात पर तो राघव को भी शक हुआ। उसने कहा, विहान इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा, यह नहीं किया किसी और ने वहाँ कैमरा लगाया है। मैंने उस कमरे में उसे लड़कियों को तड़पते हुए वीडियो में देखा है। सिया ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा बता दिया जो उसने उससे छुपा रखा था। वीडियो? कौन सी वीडियो? राघव की भौहें उसकी ओर देखते ही उठ गई और सिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अब और उससे न छुपाने का फैसला किया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।